प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि आजादी का अमृत काल चल रहा है। यानी 2047 तक भारत का अमृत काल है। और इस अमृत काल में रेल मंत्री तमाम तरह के काम कर रहे हैं। 5-5 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं और स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। तो आखिरकार अगले 15 सालों में रेलवे की जो दशा दिशा है वो किस तरह से बदलनी जा रही है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक सुधांशु मणि जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुधांशु जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? अगले 15 साल में रेलवे कहाँ होगी? जैसा कि आपने कहा, तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रोलिफरेशन, स्टेशन रीडेवलपमेंट का अनाउंसमेंट कहूँगा मैं, अभी ये तो नहीं कह सकता कि बहुत से हो गए हैं क्योंकि हुए नहीं हैं, 2-3 स्टेशंस छोड़ के। गति शक्ति टर्मिनल्स और लैंड का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और उसकी लॉजिस्टिक पॉलिसी, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव सामने दिख रहे हैं और इन पे अगर ठीक ढंग से काम हुआ तो रिजल्ट भी सामने जल्दी आएंगे। लेकिन आपका सवाल है कि 15 साल बाद रेलवे को कैसा देखना चाहूंगा मैं, ठीक यही पूछा आपने ना। हाँ, 15 साल बाद रेलवे की तस्वीर क्या होगी? क्या बदलेगी? आज जो सोचा जा रहा है उसे उसके हिसाब से होने क्या जा रहा है? देखिए, क्या होने जा रहा है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने भी देखा है कि तमाम वायदे, अनाउंसमेंट कोई यही सरकार नहीं, हर सरकार आके करती है। अभी शायद कुछ ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उनपे वो धीरे धीरे पीछे चलते जाते हैं हम लोग और वो हो नहीं पाता है। मैं ज्यादा ये बताना चाहूंगा कि आज से 15 साल बाद रेलवे की क्या तस्वीर होनी चाहिए और हो सकती है। ये कोई ख्याली पुलाव वाली बात नहीं। जो अगर रेलवे सरकार और एसोसिएटेड इंडस्ट्री, एसोसिएटेड एजेंसीज एक कायदे से काम करें तो एक रेलवे की क्या तस्वीर 15 साल बाद उभर कर आनी चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर, इसे बताइए और बताइए किस तरीके से एक रास्ता बने। तो देखिए, रेलवे के तमाम पहलू हैं। तो सबसे पहले ट्रेन की बात कर लें। ट्रेन्स में मैं जो देखना चाहूंगा, सबसे पहले हाई स्पीड रेल। हम लोगों ने बहुत साल सिर्फ बातें की, किया कुछ नहीं। 2014 में पहली बार इन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट करके इसकी शुरुआत की है, तो मानना पड़ेगा। इससे पहले सिर्फ बातें हुई, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब वो पॉलिटिक्स में फंस गया और तमाम इसमें प्रॉब्लम्स आए, उसमें नहीं जाएंगे। वो अच्छा खासा डिले हो गया है और कंप्लीट प्रोजेक्ट जैसा समझ में आ रहा है कि 2028-2029 से पहले शायद नहीं होने वाला। कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा 15 साल आपने कहा, तो अब से 15 साल में हम लोग के पास कम से कम 3 हाई स्पीड रेलवेज 500 किलोमीटर और अबव की होनी चाहिए। ये कौन सी मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि सर्वे बहुत सारे सेक्टर्स के हो रहे हैं और जब ये 3 बन जाएंगे तो ये, चूंकि इसमें आपको 300 से 350 किलोमीटर पे गाड़ियां चलेंगी और ये एयर ट्रैफिक को डायरेक्ट चैलेंज करेंगी। मुझे नहीं लगता कि मुंबई अहमदाबाद कंप्लीट होने के बाद मुंबई अहमदाबाद के बीच में कोई एयर ट्रैफिक बचेगा। तो 3 जब हो जाएंगी तब वो टाइम होगा ठीक से एसेस करने का कि क्या हाई स्पीड रेल भारत के लिए उपयुक्त है। इससे पहले हम लोग सिर्फ बात करते रहे कि उपयुक्त है कि नहीं। वो बिना बनाए आपकी समझ में नहीं आएगा। और हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, हाई स्पीड रेल की भी जगह है यहाँ पे। तो कम से कम 3 जगह चलती दिखनी चाहिए 15 साल के अंदर। रेगुलर हमारी जो ट्रैक्स हैं, इस पे मेरे ख्याल से कितनी भी हम लोग कोशिश कर ले तो 200 किलोमीटर से ऊपर ट्रेन नहीं जा पाएगी। अभी आप वंदे भारत 160 की 130 पे चला रहे हैं। ट्रैक का अपग्रेडेशन करिए जल्दी जल्दी, जिससे ये 160 पे चलनी शुरू हो जाए और ट्रैवल टाइम में अच्छा खासा कट डाउन हो 500 किलोमीटर तक। ये भी एयर ट्रैफिक को थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकती है। और स्लीपर वर्जन लाइए, तो जैसे मुंबई दिल्ली है, आप ओवरनाइट, ट्रू ओवरनाइट उसको यानी 12 घंटे के अंदर पहुंचाइए। इस तरह के इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और इसको पैट्रनाइज करेगी जनता। एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो है कॉमन मैन। अगर 15 साल में भारत एक डेवलप्ड कंट्री होने जा रहा है
एक 10 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की इकोनॉमी होने जा रहा है, और ऐसा होना चाहिए। तो आम आदमी की इनकम भी 2.5 से 3 गुना बढ़ेगी। तो ऐसे में हम ये क्यों ना पिक्चर करें कि हर कॉमन आदमी को, गरीब गरीब से गरीब आदमी को हम एयर कंडीशनड कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा क्रैम्प्ड और कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसको एक अच्छी सीट या एक अच्छी बर्थ के साथ एयर कंडीशन कंफर्ट में ले जाइए। आज की डेट में जिस तरह से हम लोग कॉमन मैन को ले जाते हैं, वो एक किसी डेवलप्ड कंट्री में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, ये सोचना है कि ये करना है। हर लाइन में एक आध नॉन एसी ट्रेन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आप चला सकते हैं, जो बहुत ही कम फेयर पे हो, लेकिन वहां भी हर आदमी को, हर पैसेंजर को एक सीट या बर्थ देना आपको होगा। उसकी डिजाइन कोच की हो सकती है, जहां मेरे हिसाब से हर कोच में आप 125 से 150 तक आदमी बैठा के या सुला के ले जा सकते हैं। ये सब इम्प्रूवमेंट मैं देखना चाहूंगा, कि जिस तरह से हम आज एक भेड़िया दसान करा के पैसेंजर्स को ले जाते हैं, वो कोई एक अच्छी कंट्री की छवि नहीं देता है। ये हो सर, गई। स्टेशन रिडेवलपमेंट जी बड़े दिनों से शब्द सुनने में आ रहा है। जी कहा जाता है हबीबगंज, गांधीनगर और बेंगलुरु का एक स्टेशन, जी जी। उसको कहा जाता है कि हाँ, देखिए रिडेवलप हो गया, एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो क्या एयरपोर्ट बनेंगे रेलवे स्टेशन? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन आप एयरपोर्ट जैसा चमका दीजिए, लेकिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में एक बेसिक फर्क है। एयरपोर्ट में आपको कम से कम जाते समय 1.5 घंटा और उतरते समय आधा सवा पौन घंटा बिताना ही है, अगर आपके पास सामान है जो आपने चेक इन किया है। तो वहां पे आपको एक दूसरा एक्सपीरियंस देना है पैसेंजर्स को। एफिशिएंसी तो रेलवे की तब है कि आप, पैसेंजर आए स्टेशन पे और 5 मिनट में उसको गाड़ी मिल जाए। तो उसकी एंट्री, एंट्री के बाद जब वो अपनी गाड़ी से या जैसे भी आया उससे उतरता है, वहां से ट्रेन तक जाने का पैसेज उसका जो है, उसकी बढ़िया साइनेज हो, उसको किसी से पूछना ना पड़े। टिकटिंग तो आजकल आमतौर पे स्टेशन पे होती नहीं है, पर अगर टिकटिंग है तो टिकटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। वो जब पहुंचे, अगर ट्रेन आने के 5-10 मिनट पहले भी पहुंच गया है, तो एक बैठने की या वेट करने की अच्छी सुविधा हो, और फिर वो ट्रेन पकड़े और इसका रिवर्स जब उतरे तब। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा उसको एक मॉल या होटल का रूप देने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जिस्टिंग स्टेशन में भी फैसिलिटीज बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये बात अभी हम लोग के स्टेशंस पे नहीं है। अभी भी आप आमतौर पे देखिए तो लोग इधर उधर अफरा तफरी में घूमते रहते हैं, कोई बोर्ड कहीं नहीं काम करता, पता नहीं रहता किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी एंड सो ऑन। ये पूरा इम्प्रूव करिए तो मैं तो उसी को वर्ल्ड क्लास मान लूंगा, अगर अच्छा हो जाए। हमारे यहाँ चूंकि भीड़ ज्यादा है, तो उसके लिए इमेजिनेटिव सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। यूरोप से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मॉल और होटल जैसा रूप देने की जरूरत तब है अगर आप रियली स्पीकिंग उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करके फंड को प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन वो कोई एंड गेम नहीं हो सकता कि हमने एकदम एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बना दिया। उसकी आवश्यकता नहीं है। जो स्टेशन अभी हैं उनको और एफिशिएंट बनाने की ज्यादा जरूरत है, एंड दैट कैन बी डन at lower expenses with providing good facilities to the passenger for the limited, जो मैं लिमिटेड बात कही उसके लिए। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि ट्रेन टाइम पे आए, या ट्रेन आपको बदलनी हो तो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट के अंतर में आप ट्रेन एक से दूसरी बदल सकें। ये पॉसिबिलिटी है। यूरोप में होता है, जर्मनी में तो 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट की डिफरेंस पे ट्रेन बदलते हैं लोग। हम भी उधर पहुंचने की कोशिश करें 15 साल में, मैं तो ये मानूंगा। तो ये हो गई स्टेशन की बात। और एक दो छोटे मुद्दे हैं जो ज्यादा फोकस में नहीं रहते, पर मैं उस पे जरूर बोलना चाहूंगा, और वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। देखिए, एक डेवलप्ड कंट्री में इस तरह का सीन जो हमारे यहाँ दिखता है, पोर्टर एक सामान अपने गर्दन पे लादे चला जा रहा है, 3-3 टीयर में गर्दन टेढ़ी हो रही है, ये किसी डेवलप्ड कंट्री में ये सीन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको इसको एम्पैथी के साथ देखना है कि ये क्या हमारी कंट्री में 15 साल बाद भी ऐसा दिखेगा? नहीं। चूंकि मैंने ये काम बैंगलोर में किया है, इसलिए मैं और फोर्सफुली ये कहना चाहता हूँ कि आप उनकी लाइवलीहुड पे भी ध्यान रखिए, और उनको डिग्निटी दीजिए। और उनको डिग्निटी आप देंगे तो आपको डिग्निटी मिलेगी। आप ट्रॉलीज प्रोवाइड करिए, वो पोर्टर्स को प्रोवाइड कर दीजिए, और वो वही फेयर चार्ज करें, वही टैरिफ जो आज
चार्ज करते हैं करें, लेकिन सामान को एक डिग्निटी के साथ लेके चलें। और अभी जिस कंडीशन में ले जाते हैं वैसा नहीं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा बेंगलोर में एक्सपेरिमेंट किया मैंने, सक्सीड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद इन मंथ्स वो फिर डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि हमारा दिल उस तरफ नहीं है कि ये काम करना चाहिए। सर जो आप बेंगलुरु का एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में शेयर करिए, क्या हुआ था? तो ये मेरे मन में था कि ये एक डिग्निटी हमें प्रोवाइड करनी है, ये हमें ये भारतीय रेल के लिए थोड़ी शर्म की बात है कि ये सीन हमें दिखते हैं। तो पहले सिकंदराबाद में एडीआरएम था, मैंने वहाँ ट्राई किया, तो वो ट्रॉलीज रखी, तब एक्सपीरियंस नहीं था, एम्पैथी भी नहीं थी, तो वो पोर्टर्स ने वो ट्रॉली तोड़ फोड़ दी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड को खतरा था। फिर मैं जब डीआरएम बना तो मैंने कहा अब मुझे ये काम करना है। तो दो चीज़ की मैंने, एक तो ये कि हम सीएसआर में सारी ट्रॉली लाएंगे, रेलवे का खर्च नहीं करेंगे। 15,000 की एक ट्रॉली आती थी, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। और बेंगलोर के 4 स्टेशन, बेंगलोर सिटी, बेंगलोर कैंट, कृष्णराजपुरम और यशवंतपुर, यहाँ के लिए हमने कोई 300-350 ट्रॉलीज इंतजाम की सीएसआर से। चूंकि सी बैंक्स वगैरह सीएसआर कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टर के लिए सीएसआर कर रहे हैं, भारतीय रेलवे के लिए नहीं, वो एम्प्लॉय नहीं है भारतीय रेलवे का। और दूसरा इसमें चैलेंज था कि पोर्टर्स इसको समझेंगे कि ये डीआरएम साहब आके जो है उनकी लाइवलीहुड पे लात मार रहे हैं, तो उनको कन्विंस करना कि ये तुम्हारी ट्रॉली है, तुम उतना ही फेयर चार्ज करोगे, लेकिन इस तरह सिर पे इनह्यूमन कंडीशन में सामान लाद के नहीं चलोगे। तो वो मैंने डीआरएम के रूम में मीटिंग की, 50 कुली करीब आए, कुली बोलते थे हम लोग, अंग्रेज सिखा गए हम लोग। तो पोर्टर्स आए 50, और उनको चाय वाय भी पिलाई। 2 बार मिले उनसे, तीसरी बार स्टेशन पे मिले, धीरे धीरे वो कन्विंस हुए कि ये वाकई ये मीन कर रहा है जो बोल रहा है, केवल हम लोग की रोजी रोटी पे लात मारने नहीं आया है। और फिर ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड किया पूरा, वहाँ पे हेड लोडिंग बंद हो गई, बाद में नहीं चली वो अलग बात है, लेकिन ये इससे ये समझ में आया कि ऑल ओवर इंडिया ये किया जा सकता है। तो एक बड़ा काम है जिसको किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पोर्टर्स की बात करें तो सुरेश प्रभु के टाइम हुआ कि इनकी ड्रेस बदल देंगे और एक जानी-मानी फैशन डिजाइनर को हायर किया गया कि ड्रेस बदल ली जाएगी, लेकिन बदलाव नहीं दिखा, ये कहा जा सकता है। सर अगर हम बात करें खान-पान की, खास तौर पर खान-पान को लेकर तमाम शिकायतें रहती हैं लोगों की और उसमें अभी कुछ बड़ा सुधार नहीं आया है, हालाँकि रेलवे तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। क्या कहेंगे खान-पान कैसे सुधरे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ ये, पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं नहीं जानता, ये खान-पान पे कुछ ज़्यादा ज़ोर है। ओवरनाइट जो लंबी जर्नी है उनकी बात अभी नहीं करते हैं। छोटी जर्नीज़ में भी एक बड़ा वो फैड सा है कि हमें बहुत अच्छा खान-पान मिलना चाहिए। चलिए हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। पर मैंने कहा मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ, यूरोप में हम जब ट्रेन में कभी चलते भी थे, तो वो एक बोर्ड रेस्टोरेंट होता है, वहाँ जाएँ और बड़ी लिमिटेड सी चीज़ वहाँ मिलती थी। और हम ट्रेन के भरोसे अपना नाश्ता या इवनिंग टी या खाना छोड़ के नहीं आ सकते थे। लेकिन ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट गेन सेइंग कि हमें इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए। और आपकी बात सही है, जिस तरह इस पे बातचीत होती है वो इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है इसमें और प्रोफेशनल कुछ एजेंसीज अगर आईआरसीटीसी इंगेज करे तभी हो पाएगा। अभी जिन एजेंसीज के हाथ में ये है, उनके थ्रू उनका एक तरह से कार्टेल है, या उनका एक ऐसा वर्चस्व वहां बन गया है कि उस ट्रैप से निकल नहीं पाते हम लोग। तो इसमें जरा सी नई सोच की जरूरत है, तभी ये इम्प्रूव होगा। ये अदरवाइज इसको इतना ट्राई करने के बाद भी एक यूनिफॉर्म कोई ऐसी डिस्कोर्स उतरे कि वाकई इम्प्रूवमेंट हो गया है, वो मुझे नहीं दिखता। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हो गया, कुछ कहते हैं पहले से खराब हो गया। तो इसकी सोच बदलनी है कि ये कोई प्रोफेशनल एजेंसीज को लाना होगा तभी होगा। बदलाव की ज़रूरत है। सर एक और चीज़ है, मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ जाएगा, तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी ट्रेनों की, जो मेन आर्टरी हैं वहाँ पर जो है जो प्रेशर बना हुआ वो गायब हो जाएगा और 2022 भी खत्म होने जा रहा है। एक एक तरीके से ये टाइमलाइन भी खत्म हो गई। बार-बार कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं, उसका रेलवे पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बुरी तरह डिले हुआ है। और अब वो छोटा छोटा सेक्शन खोलते हैं उस पे
अच्छा खासा हाइप बिल्डअप होता है, और दूर से बैठ के क्रिटिसाइज करना भी इजी है हमारे आपके लिए। अब अंदर जाके कितनी समस्याएं हैं उनका मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये नहीं मैं मानता कि ये इससे ज्यादा एफिशिएंटली नहीं हो सकता था, ये हुआ नहीं। तो एक प्रोजेक्ट जब एक अपने टाइम फ्रेम को कई गुना बर्स्ट कर जाए, तो उसका एडवांटेज भी फिर उस तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट किया जाए। अब जैसा मैं सुन रहा हूँ जेएनपीटी तक अभी तो इमीडिएट फ्यूचर में होने की भी संभावना नहीं है, इसलिए जब तक वो नहीं होगा और वो कंटेनर ट्रैफिक से रिलेटेड है, इसका पूरा एडवांटेज नहीं मिलने वाला। चलिए वो जब हो जाएगा तो ज़रूर इसका एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज एक मेजर पार्ट ऑफ फ्रेट ट्रैफिक वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उससे आप ज़्यादा ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चला सकेंगे, और गुड्स ट्रेन की देखिए एक तरफ स्पीड बढ़ जाएगी, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। एवरेज स्पीड हमारी कोई बढ़ नहीं पा रही है, वो खुलने से ज़रूर बढ़ेगी और उसका फ़ायदा होगा। और दूसरा, जो आपका फ्री ट्रैक है उस पर पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा पंक्चुअली चल पाएंगी, ज़्यादा ट्रेन भी चल पाएंगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। अभी पैसेंजर और फ्रेट टीम में ट्रेन के में काफ़ी स्पीड डिफरेंशियल है। लेकिन इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद और क्या फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे? मेरे हिसाब से तो और बनने का बहुत फ्यूचर नहीं लगता। शायद बेटर हो कि वहां पे ये हाई स्पीड के ट्रैक डाले जाए, जो मैं 3 की बात कर रहा था, उससे आगे भी। तो एचएसआर आना शायद अल्टीमेटली बेटर होगा, क्योंकि उसके बाद जो आपका ट्रैक बचेगा उसमें फ्रेट ट्रेन और स्लोअर पैसेंजर ट्रेन एक स्पीड पे चल सकती हैं, और आप मेजर जो ट्रैफिक है वो हाई स्पीड के थ्रू पास करिए। मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली इस एक्सपीरियंस के बाद, शायद आगे फ्रेट कॉरिडोर का बहुत ज़्यादा भविष्य मुझे नहीं दिखता। सर, आपने कई रेल मंत्री के अंडर में काम किया है, एक लंबा टेन्योर गुजारा है रेलवे में। अगर हम ढेर सारे रेल मंत्रियों की बात करें, क्योंकि 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव हैं, और सही बात है, रेलवे में तमाम तरीके के बदलाव दिख रहे हैं और लोगों की अपेक्षा भी है इस सरकार से कि ये किया जाए, और एक बड़ा पैसा लगाया गया रेलवे में, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया गया है। तो अगर हम पिछले रेल मंत्री की अगर बात करें, क्या रेलवे जो है हर बार यही बोला जाता है घाटे में चल रही, घाटे में चल रही। तो आगे क्या दिख रहा है कि रेलवे जो है एक अच्छी स्थिति में आएगी? और पिछले रेल मंत्री से अगर कंपेयर करें तो बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू किसने जो है निकाला था? जी, तो अब 2014 के बाद से देखिए, मेरे ख्याल से 4 या 5 सदानंद गौड़ा जी थे, फिर सुरेश प्रभु जी आए, फिर पीयूष गोयल, और फिर अभी अश्विनी वैष्णव जी, या कोई मिस कर रहा हूँ? मेरे ख्याल से ये 4 नहीं, मंत्री 4 ही हैं। 4 रहे। तो इनका क्या काम रहा है क्या नहीं, ये आप जानते हैं, उसके बारे में नहीं बात करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले मुझे 2 मंत्रियों का खास तौर से काल याद आता है। एक थे सिंधिया साहब। सिंधिया साहब के टाइम में एक 2-4 बड़े रूट में जाके उन्होंने चेंजेस कराए, जिसका आज कोई भी ब्यूरोक्रेट क्रेडिट ले या ना ले, करवाने वाले वही थे। 2 एग्जाम्पल मैं उनका देता हूँ। एक तो उन्होंने शताब्दी ट्रेन चालू कराई। आप उसका इम्पैक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं ये शताब्दी कितनी पॉपुलर हुई, और इससे रेलवे की इमेज जरूर इम्प्रूव हुई। ये उनके टाइम शुरू हुई थी, और उन्होंने मेरे ख्याल से जहाँ पे अभी एक गतिमान वगैरह चलती है 160 पे, शायद उसी रूट पे 140 किलोमीटर तक भोपाल शताब्दी को चलाने का उस समय इंतजाम किया था, और ये लेट 80s की बात होगी। तो वो एक बड़ा परिवर्तन था, उससे रेवेन्यू में भी बूस्ट मिला था, बिकॉज बहुत अच्छी पैटर्नेज हुई थी। और दूसरा, इससे भी बड़ा काम उन्होंने जो किया था, और वो बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट उसका हुआ, वो था पीआरएस। आप सोचिए, लेट 80s में पीआरएस स्टार्ट हुआ, और उस समय तो इंडियन एयरलाइंस का भी सिस्टम इतना वीक था, और उस समय रेलवे ने ये सिस्टम चालू किया, जब उन दिनों आपको रिटर्न रिजर्वेशन के लिए टेलीग्राम भेजना पड़ता था, और वो बस ऊपर वाले के भरोसे होता था आपकी रिटर्न जर्नी। इतना बढ़िया कन्वीनियंट सिस्टम उस समय उन्होंने बना दिया कि आपका टिकट पूरे हिंदुस्तान का आप बैठे बैठे एक जगह से खरीद लें। और उसके बाद वो लगातार इम्प्रूव होता रहा, और ये मैं कहूँगा बहुत ही एक वाटरशेड इवेंट था भारतीय रेलवे के लिए, और उससे रेवेन्यू में भी फर्क पड़ेगा लिहाजा। तो ये 2 बड़े काम उनके टाइम हुए। और दूसरा,
फ्रेट रेवेन्यू को बूस्ट देने का काम, रीजंस जो भी हों, जितना बड़ा लालू प्रसाद यादव जी के टाइम हुआ वैसा नहीं हुआ कभी। उसमें तमाम लोग कहते हैं उन्होंने केवल ओवरलोडिंग को रेगुलराइज कर दिया, उन्होंने डेटा फज अप किया, ये वो। देखिए, अर्निंग का डेटा फज नहीं होता। आप उस समय की बैलेंस शीट रेलवे की उठा के देख लीजिए, बजट एट ए ग्लांस, वो नंबर्स को इधर उधर करने की फजिंग हो सकती है, पर एब्सोल्यूट नंबर की रेलवे ने कितना कमाया इसको आप नहीं फज कर सकते एक आध परसेंट छोड़ के। वो उठा के अगर आप देख लीजिए तो आप चकित रह जाएंगे कितना उस समय रेवेन्यू बढ़ा था रेलवे का। वो कैसे? उन्होंने जो ओवरलोडिंग हो रही थी, और सबको पता था हो रही थी, और सब कहते थे कि ये टेक्निकली गलत है, लेकिन हो रही थी। उन्होंने कहा भाई ये क्या लॉजिक हुआ? उन्होंने उसको रेगुलराइज कर दिया कि अब एग्जाम्पल के तौर पे कि अब आप 60 टन ले जाने के बजाय 70 टन ले जाएंगे और 70 टन का चार्ज करेंगे। आप पहले भी 70 टन ले जा रहे थे, चार्ज करते थे 60 का, अब आप 70 ले जाएंगे और 70 का चार्ज करेंगे। तो कमाल का इससे इम्पैक्ट हुआ। और ये एंटायरली उनके, लालू जी का या उनके जो असिस्टेंट थे उन दिनों, सुधीर कुमार जी, आईएएस ऑफिसर, इन लोग का कंट्रीब्यूशन था इसमें। किसी रेलवे अफसर का वो सपोर्टिंग रोल हो सकता है, ज्यादातर ऑपोजिशन ही था। वो जो वो काम कर गए, वो उससे रेलवे ने ऐसा रेवेन्यू बढ़ा कि उन्होंने कहा मैं पैसेंजर किराया नहीं बढ़ाऊंगा। उसके बाद जो भी मंत्री आया वो पैसेंजर किराया नहीं बढ़ाएंगे ये तो पकड़ लिया, लेकिन रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी किसी को नहीं पता था। तो मैं लालू प्रसाद जी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मानता हूँ। बड़ा कंट्रीब्यूशन लालू प्रसाद यादव जी का था। लेकिन सवाल वहीं उठता है, अगर रेवेन्यू बढ़ाने की बात करें तो कुछ सुझाव हैं आपके पास भारतीय रेलवे के लिए? जी, वो वही 2015 साल में क्या तस्वीर है उसमें वो कहना भूल गया मैं। जो रेलवे ने लेट 80s में या 80s में, गुजराल साहब जब चेयरमैन थे, तब से एक ये प्रिंसिपल बना लिया कि हम सिर्फ बल्क ट्रैफिक कैरी करेंगे। हम ये वैगन इधर उधर शंटिंग करनी पड़ती है, मार्शलिंग, ये सब नहीं। हम बल्क ट्रैफिक यानी फूड ग्रेन्स हो गया, कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील, ये सब चीजें हैं, बस यही हम कैरी करेंगे मेनली, और इसी से अर्न करेंगे। उससे रेवेन्यू अच्छा बूस्ट मिला रेलवेज को, ऑपरेशन एफिशिएंट हो गया, लोडिंग बहुत बढ़ गई, सब कुछ हुआ। लेकिन टाइम के साथ ये बदला नहीं रेलवे ने। पहले रेलवे का आज़ादी के टाइम फिगर में शायद थोड़ा बहुत गलत होगा, 80-85% शेयर होता था फ्रेट ट्रैफिक का, अब घट के 27% पे आ गया है। इसको आपको वापस लाना है कम से कम 15 साल में 35-40%, वरना ये रेलवे के जो पैसेंजर्स में और ये स्टेशन रीडेवलपमेंट सब खर्चे के काम है। पैसेंजर कितना भी आप कर लेंगे बहुत रेम्यूनरेटिव नहीं होगा। तो आप ये नहीं करेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएगी रेलवे। गवर्नमेंट कब तक एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट देती रहेगी? तो ये कैसे होगा? इसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस की है और गति शक्ति टर्मिनल बन रहे हैं। ये सब अच्छे कदम है। इन पे इनका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ तो जरूर फर्क पड़ेगा। और इसका, इनके पीछे अंडरलाइंग आइडिया यही है कि भाई ए से बी तक तो सबसे एफिशिएंट मोड ट्रांसपोर्ट का रेलवे ही है, और एनवायरनमेंट के लिए भी सबसे अच्छा है, रोड के मुकाबले कई गुना बेटर है, एफिशिएंट भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है। प्रॉब्लम आती है कि ए के अंदर जो, जहां से माल लद के ए तक आना है, वहां फिर अनलोड करके ट्रेन में चढ़ना। अभी लास्ट माइल डिलीवरी एंड लास्ट माइल पिकअप में रेलवे बहुत कमजोर है, और वो कमजोरी दूर करने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी की कि एक होलिस्टिक व्यू लिया जाए, रेलवे टाई अप्स करे, ये टर्मिनल्स बनाए मल्टी मॉडल। ये गति शक्ति के नाम पे ये सब करने की बात है। अगर ये एफिशिएंटली रेलवे ने किया तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा, और रेलवे को भी अपना लॉस्ट फ्रेट ट्रैफिक जो कि अब बढ़ रहा है एफएमसीजी में, फास्ट मूविंग गुड्स में, पेरिशेबल गुड्स में, उसमें शेयर रेलवे को मिलेगा। ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी कुछ हो भी गया उसमें। तो वो रेलवे का, मैं अगर ये कर पाए तो अच्छा फ्यूचर देखता हूँ फ्रेट ट्रैफिक में भी। सुधांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, सुधांशु मणि जी जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं एज अ रेलवे मैन सोचते हैं कि रेलवे का किस तरीके से भला हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस देश को देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और वंदे भारत एक्सप्रेस देश के कोने कोने में चलेगी, ये भारत सरकार कह रही है और उस दिशा में प्रयास भी किया जा रहा है।
और आने वाले दिनों में रेलवे की तस्वीर क्या होगी, इस पर सुधांशु मणि जी का जो सोचना है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।